नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज हम आपको कवक का जो वर्गीकरण चल रहा था उसके आगे जो सेकंड आपको क्लासिफिकेशन है वो एस्कोमाइसीटीज है। इसके पहले हम फाइकोमाइसीटीज बता चुके हैं, क्योंकि चार भागों में बांटा गया था। फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज एंड ड्यूटीरियोमाइसीटीज, इन चार भागों को आपको पढ़ाना था। तो क्रम से हम एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहे हैं और वीडियो बहुत ही अच्छा है। जितने भी कंपटीशन के बच्चे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए आप वीडियो देखना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करके लाइक करिए और शेयर कीजिए। तो चलिए आज चलते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। लेकिन इसके पहले हम सभी को हैप्पी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देना चाह रहे हैं। इसे सभी स्टूडेंट्स को, जो भी आरसी सिंह चैनल से जुड़े हैं, सभी को, जो नहीं जुड़े हैं उनको भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं इस मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर। तो चलिए आज देखते हैं एस्कोमाइसीटीज क्या है। तो सबसे पहले देखिए, एस्कोमाइसीटीज को कुछ पॉइंट हैं, इसके बारे में जानिए। उसके बाद फिर आगे चलते हैं इनमें कैसे लैंगिक जनन होता है, कैसे कायिक जनन होता है और कैसे अलैंगिक जनन होता है, इनको क्या कहते हैं, इनके एग्जाम्पल क्या हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ये सब इस टॉपिक्स पर आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले देखिए हम इसको क्या कहते हैं। इन्हें हम सैक फंजी भी कहते हैं। जो एस्कोमाइसीटीज वर्ग के जितने भी कवक हैं उनको हम क्या कहते हैं, सैक फंजी कहते हैं। क्यों सैक फंजी कहते हैं? क्योंकि इन पर गुहा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गुहा, इसीलिए इनको सैक फंजी कहा जाता है। ये सब हम एस्कोमाइसीटीज वर्ग के कवकों का यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं। अभी हम इनके नाम भी बताएंगे, इनको ध्यान से देखिए। जितने भी यहाँ पर ये 4-5 हम बनाए हैं, 5 फंगस यहाँ पर, इन सब का नाम अलग अलग है, इन सब को बताएंगे। लेकिन जानने से पहले ये जानिए कि किस प्रकार की होते हैं, क्या बनते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है सैक फंजी। इनको सैक फंजी कहते हैं। कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि सैक फंजी किस वर्ग के कवकों को कहा जाता है, तो आप कहेंगे एस्कोमाइसीटीज। नाम से ही स्पष्ट है, एस्को, देखिए यहाँ ASCO लिखा है ना, अगर इसी को उल्टा पुल्टा करेंगे तो SAC आ जाएगा। तो बस यहीं से आप ट्रिक थोड़ा दिमाग में सोचिए कैसे क्या हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट, इनको कहते हैं सैक फंजी। तो यहां से हम लिख रहे हैं इनको सैक फंजी भी कहते हैं, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहते हैं क्यों इनको सैक फंजी कहते हैं, क्योंकि इनमें गुहा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? क्योंकि इनमें गुहा पाई जाती है। गुहा पाई जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें क्या होते हैं कि इसमें एक कवक है जिसका नाम है ईस्ट। ईस्ट को छोड़ करके बाकी जितने भी फंगस हैं, लगभग सभी बहुकोशिकीय होते हैं। किंतु ईस्ट यहाँ अपवाद है। ईस्ट एक कोशिका है और यह ईस्ट भले अपवाद है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ईस्ट, क्योंकि यही वह ईस्ट है, यही वह फंगस है जो ब्रेड बनाने में काम आता है, जो बियर बनाने में काम आता है, जो पनीर बनाने में काम आता है। ठीक है, अब पनीर तो आजकल बहुत ही हर पार्टी में पनीर का ही इस्तेमाल होता है। और एल्कोहल तो सबके पापा हैं, क्योंकि एल्कोहल तो सभी लोग, चाहे पनीर हो चाहे कुछ भी खाएं, लेकिन बिना एल्कोहल के पनीर भी नहीं जाती है। तो एल्कोहल बनाने में भी दारू बियर ये सब बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं? ईस्ट। और यही ईस्ट क्या है? एक कोशिका है, एक कोशिकीय है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एक कोशिकीय ईस्ट की जो ईस्ट है ये आपकी एक कोशिकीय है। ईस्ट एक कोशिकीय है। बाकी सभी लगभग बहुकोशिकीय होते हैं। ये कई बार पूछा गया भैया,
होती हैं या होते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। जैसे पेनिसिलियम, जैसे पेनिसिलियम, यहाँ इंपॉर्टेंट है पेनिसिलियम और ईस्ट, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ईस्ट आपका एक कोश की है, जबकि जो पेनिसिलियम है आपका ये बहुकोश की है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ हम लिख देते हैं पेनिसिलियम बहुकोश की है, पेनिसिलियम कवक बहुकोश की है, बहुकोश की है। ये हो गया इनके बारे में बातचीत। अब इसका जो अगला पॉइंट है आपका एस्कोमाइसिटीज में क्या होता है, कवक तंतु यानी कवक जाल। तो इनका जो कवक जाल होता है वो शाखित होता है और पटी होता है। क्या होता है, पटी, मतलब कवकों के बीच में पट होते हैं, जिससे इनके केंद्रक अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसके पहले जब हम फाइकोमाइसिटीज में पढ़े थे, फाइको में, तो उसमें क्या होता है कि पट नहीं थे और सभी केंद्रक लगता है तो मिल जा रहे हैं, लग रहा है कि एक ही जगह पैक हैं, इसलिए वो क्या कहते हैं, अपटी और बहुकेंद्री। कौन, फाइकोमाइसिटीज वर्ग के कवकों का जो एक पॉइंट था कि यह कैसे होते हैं, तो वो होते थे अपटी और बहुकेंद्रकीय कोशिका। लेकिन यहाँ पर ये पटी होते हैं और शाखित होते हैं। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज यह भी निकल कर आ रहा है कि इनकी कवक जाल, इनकी कवक जाल पटीय प्लस शाखित होते हैं, पटी प्लस शाखित होते हैं, ये है ना। अरे पटी क्या हम आपको बताया तो थी इसके पहले। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई ऐसा है, कोई ऐसी कवक है, ये ऐसे थोड़ा इसको बना लीजिए अच्छे से। ये मान लीजिए कोई कवक जाल है, तो इसमें अगर ऐसे हैं तो क्या होते हैं, पटी होते हैं। क्या होते हैं, पटी, ये, और इनमें केंद्रक होते हैं, ये पटी हो गया। तो जो आपका एस्कोमाइसिटीज है, इसका जो कवक जाल होता है पटी होते हैं और शाखित होते हैं। अपटी का मतलब होता है कि इनमें ऐसा कुछ भी ना रहे, ऐसे जो लाइन है ये लाइन नहीं रहे, ना रहे, तब वहाँ क्या होता है, अपटी होता है। तो फाइकोमाइसिटीज वर्ग के जितने भी कवक थे वो अपटी थे, मतलब पट नहीं था और बहुकेंद्रित थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, पटी हैं और शाखित हैं और एक केंद्र की है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट आपका निकल कर आ रहा, पटी। क्लियर। इसके बाद जो अगला इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपका जो मृतजीवी, हाँ, ये मृतजीवी प्लस अपघटक परजीवी प्लस समलरागी प्लस पशुविष्टा पर पाए जाते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट, ये मृतजीवी होते हैं, सड़े गले चीजों पर मिलते हैं, पशु के विष्ठा पर मिलते हैं, गोबर वगैरह मिलते हैं, घूर जानते हैं ना, घूर है जो घर का कचरा होता है इकट्ठा एक जगह फिट जाते हैं, घूर। ठीक है, और परजीवी दूसरों पर भी ये रहते हैं और अपघटक का कार्य भी करते हैं, तो इसलिए अपघटक भी होते हैं। मृतजीवी, अपघटक, परजीवी, समलरागी, पशुविष्ठा आदि होते हैं या पशुविष्ठा पर पाए जाते हैं। चलिए अगला देखिए, इसके बाद क्या होता है, इसमें जो आपका जनन। अब इसके बाद देखिए जनन, देख लीजिए जनन क्या होता है भैया,
जनन आपको 3 प्रकार के बताए गए हैं, एक कायिक जनन, एक अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। तो जो कायिक जनन होता है तो वो तो भैया क्या होता है कि विखंडन द्वारा लगभग सभी में होता है। जितना भी कायिक जनन होता है, जितने भी फंगस होते हैं, तो उनमें जो कायिक जनन होता है तो उनके तंतुओं के विखंडन से होता है। क्लियर। लेकिन यहाँ पर जो अलैंगिक जनन है तो बीजाणु द्वारा होता है। अब बीजाणु किसमें क्या होता है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो अलैंगिक जनन अलैंगिक बीजाणु के द्वारा होता है, जिनको हम कहते हैं क्या, कोनिडिया। क्या कहते हैं, कोनिडिया। तो आइए देखते हैं अगला जो प्रोसेस है, अगला जो पॉइंट इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखेंगे अलैंगिक बीजाणु, अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया होते हैं। कोनिडिया होते हैं जो कोनिडियम धर पर, कोनिडियम धर पर बहिर्जात रूप से मिलते हैं। तो यहां पर देखिए क्या क्या आपको मिल रहा है। तो एक तो आपको कोनिडिया मिल गया, ये दूसरा कोनिडियम धर मिल गया, तीसरा बहिर्जात हो गया। अब यहां हमने एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे यहां से यहां तक जो आपका ये है ये कोनिडियम धर है, और जो इसके ऊपर जो गोल गोल जो स्ट्रक्चर है इसी को कोनिडिया कहते हैं। अभी भैया देखिए ये क्या कवक तंतु के बाहर है, तो जब कवक तंतु के बाहर होते हैं तो इसको हम बहिर्जात या एक्सोजीनियस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सोजीनियस। एक्सोजीनियस लिखते हैं ऐसे, एक्सोजीनियस कैसे लिखेंगे, एक्सोजीनियस ये। और अगर अंदर होते हैं ये बीजाणु तो हम क्या कहते हैं, एंडोजीनियस। क्लियर। तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अगर आपकी जो कोनिडिया बीजाणु बाहर हैं तो उनको हम कहेंगे एक्सोजीनियस या बहिर्जात। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो आपका अलैंगिक बीजाणु होता है वो कोनिडिया होता है, और कोनिडिया ही बाहर जमीन पर बिखर जाते हैं, गिर जाते हैं और नए कवकों का निर्माण कर देते हैं। क्लियर। अब लैंगिक जनन में क्या होता है, तो लैंगिक जनन में क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लैंगिक जनन में क्या वीडियो इधर पूरा दिखाई दे रहा है, एक बार चेक कर लो मैं। हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो जो लैंगिक जनन होता है भैया, तो लैंगिक जनन के बीजाणु भी होते होंगे, तो उनका नाम भी कुछ होता होगा। तो क्या नाम है देखिए, तो ये लिखते हैं जो लैंगिक बीजाणु है उनको एस्कस बीजाणु कहा जाता है। लैंगिक बीजाणु को एस्कस बीजाणु कहा जाता है। एस्कस बीजाणु कहा जाता है, और ये बीजाणु थैली सम, किस प्रकार की, थैली जैसी संरचना, थैली सम एस्कस में, थैली सम एस्कस, थैली सम एस्कस में अंतरजातीय मतलब एंडोजीनियस, मतलब इंडो, ENDO, एंडोजीनियस रूप से उत्पन्न होते हैं।
ये तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आता है एस्कस बीजाणु। क्या आ गया? एस्कस बीजाणु और एंडोजीनियस अर्थात अंतर्जातीय थैलीसम एस्कस संरचना। तो यहाँ पर आप अगर याद भी करना चाहते हैं तो पेन चलाइए, कलम चलाइए, तब आपको याद होगा, ऐसे नहीं याद होगा। तो आप जैसे आप लिखना ही चाहते हैं तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे लैंगिक लिखिए, अलैंगिक, अलैंगिक लिखिए, लैंगिक लिखिए, इसका बीजाणु का नाम कोनिडिया लिखिए, देखो कोनिडिया, इसके बीजाणु का नाम एस्कस लिखिए, और यहां पर लिखिए एक्सोजीनियस, एक्सो, यहां लिखिए एंडोजीनियस। ये इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। तो लिखना पड़ेगा भैया, बिना लिखे बिना कुछ समझे आप नहीं कर सकते। ये बहुत पूछता है कि कोनिडिया एक्सोजीनियस होते हैं कि एंडोजीनियस होते हैं, एस्कस बीजाणु एंडोजीनियस होता है कि एक्सोजीनियस होता है, लैंगिक जड़ में कौन से बीजाणु भाग लेते हैं, कोनिडिया स्पोर या एस्कस स्पोर, अलैंगिक जड़ में कौन भाग लेता है, तो आपको बताना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए हो गया होगा, देखिए अब आगे अगला पॉइंट देखिए फटाफट। देखिए अगला पॉइंट क्या है। अब जो एसआई होते हैं भाई, एसआई, एसआई, एसआई नहीं, सब इंस्पेक्टर नहीं, एसआई। देखिए क्या हम लिख रहे हैं, एसआई। यहाँ एसआई आप लिखेंगे तो एसआई क्या होता है भैया, एसआई, एसआई मतलब क्या है, एसआई बहुवचन है एस्कस का, एस्कस सिंगुलर, एसआई एसआई प्लूरल, ठीक है। तो जो एसआई होते हैं ये विभिन्न प्रकार की एक स्ट्रक्चर जिसको हम फलनकाय कहते हैं उस पर ये बने होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, कि जो आपका एसआई है विभिन्न प्रकार की फलनकाय, एसआई विभिन्न प्रकार के फलनकाय, विभिन्न प्रकार के फलनकाय में लगी रहती हैं, फलनकाय में लगी रहती हैं, लगी रहती हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ जी है, यहाँ रहती है, रहती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, एस्कोकार्प, जिन्हें एस्कोकार्प कहा जाता है, ठीक है। तो जो एसआई हैं विभिन्न प्रकार की कटोरी जैसी, एक बॉल जैसी, कटोरी जैसी संरचनाओं में लगे रहते हैं, जिसको हम फलनकाय कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है, और इसकी जो एग्जाम्पल है भी बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे पेनिसिलियम है, एस्परजिलस है, न्यूस्पोरा है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम एग्जाम्पल आपको लिखा दे रहे हैं। ये क्या है आपका भैया, ये जो आपका है ये वाला क्या है, ये न्यूरोस्पोरा है, मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, ये क्या है, न्यूरोस्पोरा। देख लो भैया, न्यूरो एस्पोरा, ये न्यूरोस्पोरा है। और ये क्या है भैया, ये पेनिसिलियम है, ये वाला क्या है, ये है आपका पेनिसिलियम, पेनिसिलियम। और ये क्या है, ये एस्परजिलस है, ये वाला क्या है, ये इसको देखिए यहां से, ये क्या है भाई, ये एस्परजिलस है, एस्परजिलस। इसको यहां लिख दीजिए, मैं यहां लिख दूं एस्परजिलस, ये। और ये क्या है, ये इसको क्लेविपिस कहते हैं, क्या कहते हैं, क्ले, देखिए क्ले और वी सेल,
क्लेविसेप्स, 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 एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, पेनिसिलियम। और ये जो आपका भैया, ये जो आपका बना हुआ है ये बहुत ही अच्छा है, इसको मॉरिल कहते हैं, मॉरिल। और इसका प्रयोग खाने में किया जाता है, मॉरिल। ये सभी आपके क्या है, एग्जाम्पल है एस्कोमाइसिटीज के। इसका नाम न्यूरोस्पोरा है, इसका नाम पेनिसिलियम है, इसका नाम एस्परजिलस है, इसका नाम क्लेविसेप्स है, विसेप्स एंड ये मॉरिल है। ध्यान रखिएगा, मॉरिल का काम है, इसको अधिकतर हम लोग खाने में भी उपयोग किया करते हैं सभी लोग, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम्पल में हम लिख दे, क्या क्या हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं बताइए फटाफट। कहाँ पर ना एग्जाम्पल तो लिखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हमने लिख ही दिया है। यहाँ ध्यान रखिएगा, जो न्यूरोस्पोरा है, कौन सा न्यूरो, ये जो न्यूरोस्पोरा है, इसका उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवांशिक प्रयोगों में किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक एवं आनुवंशिकी में प्रयोग किया जाता है। आनुवंशिकी में प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है, देखो 2 बार लिखें, आनुवंशिकी में प्रयोग किया जाता है। ये हो गया, ठीक है। और कुछ इसके बारे में और देख लीजिए, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पादप जगत का ड्रोसोफिला, इसको पादप जगत का, इसीलिए इसे पादप जगत का ड्रोसोफिला कहा जाता है। किसको, न्यूरोस्पोरा को जी। क्योंकि जो मॉर्गन साहब थे, वो आप देखेंगे मेंडलवाइट चैप्टर में, वहां पर क्या था कि ड्रोसोफिला एक मधुमक्खी थी, उस पर बहुत ही प्रयोग किया था। तो इसी कारण से जो आपका आनुवांशिकी में प्रयोग किया जाता है न्यूरोस्पोरा को, इसीलिए इसे पादप जगत का ड्रोसोफिला कहा जाता है। अब इसके एग्जाम्पल आपको देख लिए हैं। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, एग्जाम्पल भी आप लिख लीजिए। एग्जाम्पल में न्यूरोस्पोरा के बाद क्या लिखेंगे, एस्परजिलस, क्या लिखेंगे, एस्परजिलस। इसके बाद क्ले, यहां लिखा क्लेविसेप्स, और क्या लिखेंगे, मॉरिल, और मॉरिल के बाद टफल, एक और होता है टफल, बहुत इंपॉर्टेंट है, टम्फल। उसका फिगर नहीं बना पाए, कोई बात नहीं। न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, मॉरिल, टम्फल और पेनिसिलियम, ये इसकी एग्जाम्पल है, पेनिसिलियम। ये सब आपके एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल है। अब इनको याद कैसे करेंगे भैया, नाका पर मत रो, नाका पे मत रो। ये नाका पे मत रो, क्या ट्रिक मेरे दिखाई दे रहा है नीचे की लाइन, क्या मेरी ट्रिक दिखाई दे रही है नीचे की, हाँ ठीक है दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नाका पे मत रो, यहाँ पर लिखा नाका पे मत रो, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, मुझे भी मिल गया एक जगह से ट्रिक। तो ना से न्यूरोस्पोरा है, ए से एस्परजिलस, सी से क्लेविसेप्स,
ए से एस्कोमाइसिटीज, पे से पेनिलियम, यम से क्या हो जाएगा मॉरिल और टी से टम्फल। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। इसकी आगे कल हम आपको बताएंगे बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में बताएंगे और फिर उसके बाद ड्यूटीरियोमाइसिटीज के बारे में बता देंगे। वीडियो बहुत अच्छे से बनाया गया है, आप इसको देखिएगा। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए। और इसी के साथ हम सभी को शुभ रात्रि और फिर से एक बार हैप्पी मकर संक्रांति कहने के साथ वीडियो को क्लोज कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद। ठीक है।